यहाँ पर कि अभी आपके पास प्योर सैंपल है कार्बन 14 का। इनिशियली इसके जो नंबर ऑफ वो हैं एटम्स हैं वो 8 × 10⁻20 एटम्स हैं। अच्छा शकूर, आपने रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी है? बस ठीक है। क्या हमें कह रहे हैं कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ कार्बन नाइट्रोजन प्रेजेंट इन द सैंपल आफ्टर 11,400 ईयर्स। इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? जी सर। मल्टीप्लाई करेंगे। किससे? किसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? एनी आइडिया? मुझे आवाज नहीं आ रही। चलो अब देखो, मैं आप लोग को ना इसका एक मेथड बताता हूँ। जब भी क्वेश्चन आएंगे ना रेडियो एक्टिविटी में, ऐसे सिमिलर ही आएंगे। आपको जब भी ये टाइम का सवाल आएगा या नंबर ऑफ एटम का क्वेश्चन आएगा, आपको दिमाग में सबसे पहले हाफ लाइफ आना चाहिए। आपसे कहा भाई शुरू है, स्टार्ट हुआ है अभी एक्सपेरिमेंट, इतने एटम्स हैं, 11,400 साल गुजरने के बाद कितने एटम निकल चुके होंगे और कितने चले गए होंगे नाइट्रोजन में। क्योंकि देखो फॉस्फोरस लूज कर रहा है और नाइट्रोजन गेन कर रहा है। हमारे पास नाइट्रोजन की हाफ लाइफ तो है नहीं, हमारे पास है फॉस्फोरस की हाफ लाइफ। तो हम ये देख लेते हैं कि फॉस्फोरस इतने सालों के बाद, 11,400 सालों के बाद कितना बच रहा होगा। तो वो हाफ लाइफ से ही पता चलेगा ना। तो हम क्या करेंगे, हम कहेंगे भाई ठीक है, हम 11,400 ईयर्स को डिवाइड करते हैं 5,700 ईयर्स से, क्योंकि वो एक हाफ लाइफ का टाइम है। जरा डिवाइड करें, क्विकली बताइए मुझे उसका आंसर क्या है। क्विकली बताइए भाई, एक एक सेकंड का काम है, जल्दी बताएं। आप लोग इतना स्लो क्यों चल रहे हैं जी? 2 आंसर आ रहा है, इसका मतलब 2 हाफ लाइफ गुजर गई। ठीक है, जब 2 हाफ लाइफ गुजरी हैं तो इसका मतलब है कि मैं इसको 2 बार डिवाइड कर देता हूँ 2 से। ठीक है, यानी कि 8 × 10⁻20 को 2 बार 2 से डिवाइड करने का मतलब है 4 से डिवाइड कर दूं, है ना? करें डिवाइड और आंसर बताइए। तो आप कहेंगे कि भाई एक हाफ लाइफ होती तो आप 2 से डिवाइड करते, 2 हाफ लाइफ है तो आप 4 से डिवाइड करेंगे ना। तो आपका आंसर हो जाएगा 2 × 10⁻20। इतनी देर में आप लोग को बता देना चाहिए वैसे। तो ये आपका आंसर होगा 2 × 10⁻20 एटम्स। ठीक है, ये है आपके कार्बन। क्योंकि आपसे क्या कहना चाह रहा है कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ कार्बन एंड नाइट्रोजन प्रेजेंट, यानी कि इतने सालों बाद कितने प्रेजेंट होंगे। तो कार्बन के हमने निकाल लिए इतने प्रेजेंट होंगे, क्योंकि कार्बन के हमने हाफ लाइफ से देख लिया कि 2 हाफ लाइफ गुजर रही है, तो इतने निकल चुके होंगे, तो इतने बचे हुए होंगे। तो जितने बचे हुए कार्बन में होंगे और जितने लूज कार्बन की है वो नाइट्रोजन में चले गए होंगे। तो हम क्या करेंगे भाई, नाइट्रोजन के लिए हम निकालेंगे 8 × 10⁻20 माइनस जितना कार्बन बच गया। इसको निकालें जरा, ये क्या आंसर है आपका? ये बन गया 6 × 10⁻20। इतने नाइट्रोजन में चले गए होंगे। सही है, क्लियर है? तो क्वेश्चन तो नहीं आता। नो सर। ओके, अब कह रहे हैं एक्सप्लेन व्हाई कार्बन 14 इज नॉट यूज्ड टू फाइंड द एज ऑफ अ पीस ऑफ कोल दैट हैज बीन इन द ग्राउंड फॉर मिलियंस ऑफ ईयर्स। कह रहे हैं कि कार्बन 14 ऐसे ऑब्जेक्ट की हाफ लाइफ या उसकी लाइफ डिटेक्ट करने के काम नहीं आ सकता जो मिलियंस ऑफ ईयर्स से जमीन में हो। तो अब इसको देखते हैं क्यों। 1 मिलियन है ना,
1×10⁶ डिवाइड करो उसके हाफ लाइफ से, क्योंकि 5700, जरा इसको डिवाइड करते हैं, इसका आंसर क्या आता है, कोई 1754 आ रहा है इसका आंसर ना, 1×10⁶ डिवाइडेड बाय 5700, 175 आ रहा, 175 हाफ लाइफ। ओफ, पता नहीं क्या हो जाएगा इसके साथ। तो कुछ सोचे 175 हाफ लाइफ का मतलब क्या है, कि 1 डिवाइडेड बाय 2 to the power 175, 1 डिवाइडेड बाय 2 to the power 75, ये बन गया 5×10⁻⁶। 5×10⁻⁶ से जब आप डिवाइड करोगे सैंपल को, तो उसमें क्या बचेगा, कुछ भी नहीं बचेगा। तो आप उसको फाइंड ही नहीं कर पाओगे। तो आपको ये कहना है कि जो कार्बन की हाफ लाइफ है ना, वो सफिशिएंट नहीं है कि मिलियंस ऑफ ईयर्स की पुरानी चीजों के अंदर ढूंढ पाए अपनी, वो क्या कहते हैं, वैल्यू को ना, कार्बन 14 को। कार्बन 14 बहुत कम बचा होगा, अगर होगा भी तो डॉट के बराबर होगा, वो आप सैंपल निकाल ही नहीं पाओगे उसकी वैल्यू। ठीक है ना। तो इसके लिए कोई और रेडियो एक्टिव सोर्स लेनी पड़ेगी जिसकी हाफ लाइफ ज्यादा हो। तो आप इसमें लिखेंगे द हाफ लाइफ ऑफ कार्बन 14 is very low as compared with an object of millions years older. As कार्बन 14 is very low as compared with the, सॉरी बीच में से गायब हो गया वो, with the sample amount of sample एक मार्क का खाली आपने लिख देना कि बस हाफ लाइफ बहुत छोटी है उसके हवाले से, बस और कुछ नहीं। अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट आपके पास है टीचर सेट्स अप द apparatus इन फिगर 11.1। 11.1 में एक टीचर है, उन्होंने क्या किया है, रेडियो एक्टिव सोर्स इमिटिंग बीटा पार्टिकल्स, ये सोर्स रखती है यहाँ पे, साइडों में लेड है और इसके आगे डिटेक्टर्स हैं और काउंटर है। द टीचर ऑल्सो हैज अवेलेबल अ नंबर ऑफ शीट्स ऑफ एल्यूमिनियम ईच ऑफ विथ which is 1 millimeter thick. Describe how the apparatus and the sheets are used to demonstrate that beta particles are stopped by 5 millimeter aluminum. In your account, make clear how the background radiation is measured and used. अब ये आपको 4 मार्क के लिए है, तो आपको अच्छा खासा इसको डिस्क्राइब और एक्सप्लेन दोनों करना है। ठीक है। सबसे पहले आपको एक हिंट दिया हुआ है कि बैकग्राउंड रेडिएशन का भी आपको उसमें जिक्र करना है, और आपको और क्या क्या चीजें पूछी गई है, सवाल को ना सही से पढ़ना होता है ऐसे में। इसमें apparatus दिखाया हुआ, कह रहे टीचर हैज आल्सो एन अवेलेबल नंबर ऑफ शीट्स ऑफ एल्युमिनियम व्हिच इज 1 millimeter thick. Describe how the apparatus and sheets are used to demonstrate that the beta particles stop by 5 millimeter of aluminum. Okay. अब आप इसको लिखेंगे सबसे पहले, फर्स्टली measure and note the background radiation before the start of experiment. उसके बाद आप क्या कहेंगे,
after that measure the count rate from rate meter by keeping the radioactive source in front of it. ये लिख दिया आपने। अब आप कहते हैं अब थोड़ा टाइम देना ताकि ये काउंटिंग इसमें रिकॉर्ड हो। आफ्टर सम टाइम keep 5 ये क्या हो गया? अच्छा, keep 5 aluminum sheets थोड़ा करीब करीब कर देते हैं। 5 aluminum sheets between the source and the detector. Note down the reduction in the count from rate meter. ठीक है, तो आप कह रहे हैं फर्स्टली मेजर and note the background radiations before the start of experiment. After that, measure the count rate from rate meter by keeping the radioactive source in front of it नहीं लिखें, यहाँ लिखते हैं in front of detector ताकि confusion दूर हो जाए। डिटेक्टर, ठीक है, इसमें क्योंकि डिटेक्टर अलग से मेंशन किया है ना, फिर अपना आंसर हमेशा रीचेक जरूर किया करें। In front of detector, after some time, keep 5 aluminum sheets between the source and the detector. Note down the reduction in the count rate from rate meter. ठीक है, तो आपने बैकग्राउंड रेडिएशन लिया, 1 मार्क मिल गया। आपने उसके बाद सोर्स के साथ काउंट लिया, 2 मार्क मिल गए। आपने 5 एल्यूमिनियम शीट डाली, 3 मार्क मिल गए। अब आपने 4 में लिखा कि भाई शीट के बाद रिडक्शन इन काउंट आया वो चौथा मार्क्स दे दिया। ठीक है, क्लियर है? अब आप कहते हैं कि टू कीप द, क्या कहते हैं वो नीचे है, सच एज व्हाई द लेड इन फिगर 11.1 इज प्लेस्ड अराउंड द रेडियोएक्टिव सोर्स ड्यूरिंग, नीचे नहीं ले जा रहा, ड्यूरिंग द डेमोन्स्ट्रेशन। ओके, रेडियोएक्टिव सोर्स के साथ जो है आप लेड क्यों रखते हैं? लेड इसलिए रखते हैं ताकि गैमा को कंट्रोल किया जा सके। लेकिन गैमा कंट्रोल क्यों करनी, सिर्फ साइड में लेड लगाई हमने, साथ में साइडों में लेड क्यों लगाई है? टू, ये सेफ्टी पर्पस के लिए होता है ना, टू कीप द टीचर सेफ फ्रॉम द गैमा रेडिएशंस। ओके, जिन्होंने ना आपके टीचर ही काम करते हुए खुदा न खास्ता उसको कुछ हो जाए तो उसके लिए लेड लगा के रखते हैं। फिर आगे क्या है, आगे कहते हैं द रेडियो एक्टिव
source in figure 11.1 is changed for one that emits gamma rays. Okay. Describe why the apparatus cannot be used to find the thickness of aluminum needed to stop the gamma rays. देखो गैमा एल्यूमिनियम से तो रुकती नहीं है, तो इससे फायदा नहीं है। अगर आप थिकनेस मेजर करने के लिए रखोगे भी तो वो गैमा से पार कर जाएगी, आपको कोई वैल्यू में रिडक्शन नहीं मिलेगी। तो हम इसका सिंपल रीजन यही लिखते हैं कि बिकॉज गैमा रेस कैन नॉट बी स्टॉप्ड बाय थिक भी कितनी 5 mm थिक एल्यूमिनियम शीट्स। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट हमारे पास सिमिलर ही है, तो ये जो है वो आप लोग होमवर्क में कीजिएगा। हम जो डिफरेंट होता है उसको देखते हैं। नेक्स्ट आते हैं ये कौन सा है, ये लगता है रिपीट हो गया है हॉस्पिटल लेबोरेटरी वाला में, है ना? हाँ रिपीट हो गया ये, एक बार करिएगा बस, एक बार छोड़ दीजिएगा। उसके बाद 6th 1 ये भी 8 है, अमाउंट ऑफ इक्वल नंबर ऑफ, ठीक है ये भी होमवर्क में करें, ये हो जाएगा आपसे, सिंपल है ये। नेक्स्ट कौन सा है नेक्स्ट? अच्छा ये थोड़ा सा मसला करेगा, इसको देख लेता हूँ। A student makes a model of an atom. The model contains 24 electrons, 25 protons, and 26 neutrons. ठीक है? Some of these particles are inside a nucleus at the center of the model. Determine the nucleon number, mass number of the atom. न्यूक्लियन नंबर कहाँ से आएगा आपके पास? वही प्रोटॉन को ऐड कर दो न्यूट्रॉन में, ये तकरीबन आपके हो गए 51। ठीक है, थोड़ा सा प्रिसाइसली अगर लिखना हो तो आप इसको दिखाने के लिए कि भाई आपको पता है कैसे आता है ये। ठीक है, एक्सप्लेन व्हाई द मॉडल रिप्रेजेंट सच चार्ज एटम। सिंपल पता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन 24 है और प्रोटॉन 25 है। इट इज बिकॉज, एक्सप्लेन कह दिया ना, थोड़ी सी कहानी करनी पड़ती है। बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट एट द नंबर ऑफ, ये अच्छा नंबर ऑफ भी आप पूरा लिखिएगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर ग्रेटर देन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स which makes the atom positively charged. ठीक है, positively charged. The student makes a new model of different isotope same element. Describe the nucleus of this new model. अब देखो यहाँ भी डिस्क्राइब का स्टेट नहीं था, तो आपने लिखना है जुमलों में, अल्फाज में, डायरेक्ट वैल्यू नहीं देनी। तो आपको उसने कहा कि भाई एलिमेंट सेम है, तो प्रोटॉन नंबर तो सेम होगा। ठीक है, और आइसोटोप है डिफरेंट कोई, तो न्यूक्लियस में क्या होगा? इट विल हैव this new model will consist of same number of protons but different
नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। अच्छा इसमें क्या है भाई, सेम एलिमेंट है ना, तो सेम नंबर प्रोटॉन्स के साथ 25 लिख देना ऐसे ब्रैकेट, ठीक है, 25 कॉमा दो, बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, सही। अच्छा अब आपको कह रहे हैं एमरीशियम 241 इज रेडियो एक्टिव, इट न्यूक्लियाइड notation is AM241 and 94. Determine the number of neutrons in a nucleus of americium that is 241. इसके न्यूट्रॉन्स निकालने हैं आपको। न्यूट्रॉन्स कहाँ से आते हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स is equals to 241 minus 94, सही। आपका मास नंबर माइनस प्रोटॉन नंबर होता है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो आंसर बताइए जरा क्या आ रहा है इसका। टू 147। 147। तो आपके पास न्यूक्लियर जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हो गए वो हो गए 147, राइट। A nucleus of americium-241 emits an alpha particle and decays to uranium of 237. Complete the nuclear equation for the decay of americium. जरा कोई मुझे बताएगा इसमें, अब इतना तो तुम लोगों ने पढ़ लिया है कि यहाँ बता सकते हो कि अब क्या आएगा। दोनों के नोटेशन बताइए मुझे, वन बाय वन, मैं एक एक करके नाम पूछूंगा, बताएंगे, ठीक है। अच्छा कौन है, बरा है हमारे साथ कॉल पे, बरा मुझे बताइए यहाँ पे क्या आएगा, ये अल्फा के ऊपर और नीचे। सर 4 और 2 आता है शायद। बरा बेटा ये रेलवे स्टेशन पे बैठे हो क्या तुम, इतना शोर आ रहा है समझ पीछे गया से, बोला। क्या आ रहा है, क्विकली बता दो। सर ये 4 और 2 ऊपर ठीक है, 4 गुड आता है नीचे 2 आता गुड, ठीक है। अच्छा आवाज़ें तुम्हारी रोज़े में बैठ गई हैं भाई। अच्छा बिलाल बताइए यहाँ पे यूरेनियम के नीचे क्या आएगा, यूरेनियम में ऊपर तो 237 है, नीचे क्या आएगा। बिलाल अहमद आवाज़ आ रही है मेरी, हेलो बिलाल अहमद आवाज़ आ रही है मेरी, तो क्या है भाई, सारा है। सर आप वो बताइए। टाइप कर रहा है। हाँ बिलाल टाइप कर रहा है, अरे भाई टाइप का ज़माना कहाँ है, चलो देख लेते हैं। साथ साथ कोई और बता दे, सारा आप बताइए क्या आएगा यहाँ पे यूरेनियम के नीचे। सर यहाँ पे 2। टू तो नहीं आना चाहिए, फोर अल्फा का ऊपर आ गया, नीचे टू आ गया, यूरेनियम पहले 241 था, अब 237 रह गया, इन्होंने दिखाया हुआ है, क्यों 237 क्यों रह गया। हमें अल्फा बीटा की हमने डी की इक्वेशन पढ़ी थी ना, सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं, जो निकलता है वो सब्ट्रैक्ट होता है। तो अल्फा 42 आपके पास से निकला, तो अल्फा के ऊपर 4 है, तो ऊपर 241 में से 4 माइनस कर 237 आया, तो नीचे 94 में से 2 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 92। 92, गुड, ठीक है भाई। ये डीके की इक्वेशन है, इसको याद कर लें, बहुत सिंपल और बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। ये एग्जामिनर यूजुअली हर साल अगर इसके सवाल देगा तो आपको डीके इक्वेशन हमेशा देगा, कभी अल्फा की देगा कभी बीटा की देगा, गैमा की कभी नहीं देगा, क्योंकि गैमा में से कोई पार्टिकल नहीं निकलता, सिर्फ उसकी एनर्जी लो हो जाती है बस, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट हमारा है गीगर एंड मर्स्टन, जो जीएम है आपका, जीएम ट्यूब, स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ गोल्ड एटम्स। Figure 11.1 shows a version of the apparatus. अल्फा पार्टिकल स्ट्राइक अ थिन गोल्ड फॉइल। अब क्या हो रहा है, गोल्ड फॉइल पे अल्फा पार्टिकल आपने स्ट्राइक करवाए, और ये बेसिकली एक डिफरेंट स्ट्रक्चर बनाया है आपने, किसके लिए, गीगर म्यूलर ट्यूब के लिए। इसकी साइड में सारी डिटेक्शन स्क्रीन माइका विंडोज है सारी। आपको कह रहे थे apparatus shown is in a container from which all the air is removed। आपने यहाँ से स्लिट्स में से एयर निकाल ली, such as why it is necessary to remove all the air from the container। कोई आइडिया किसी को उसका।
यस यस, दो रीजन हो सकते हैं। ए से रिएक्ट कर सकते हैं क्योंकि अल्फा पार्टिकल आयनाइजेशन पावर रखते हैं, बीटा भी रखते हैं। दूसरी चीज ये कि अल्फा पार्टिकल जो है ना वो एयर कुछ फ्यू मिली सेंटीमीटर ऑफ एयर में जाके ना वो रुक जाते हैं, ठीक है ना। अल्फा की प्रॉपर्टीज हमने पढ़ा था। तो इस वजह से हमें अल्फा अगर अंदर ले जाने हैं तो हमें एयर खत्म करनी पड़ेगी ना, तो अल्फा की मूवमेंट जो है वो स्लो हो जाएगी, अल्फा अंदर तक पहुंच नहीं पाएगा। दोनों रीजन सही है। मैं ये वाला ज्यादा रेलिवेंट समझता हूँ तो मैं ये लिख देता हूँ, दिस इज डन टू प्रिवेंट द मूवमेंट of alpha particles as they get stopped by few centimeters of air. Okay. अब आपसे कह रहे हैं द अल्फा पार्टिकल आर emitted from the source at random. Explain why the most of the alpha particles from the source do not reach the gold foil. जब रैंडम निकलते हैं तो इसका डायरेक्शन भी बहुत वो होती है ना, स्प्रेड हुई भी होती है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल सीधी लाइन में सिराते मुस्तकीम पे जा रहे होंगे, तो ये स्प्रेडेड होते हैं, तो इस वजह से ये सारे पहुंच भी नहीं पाते। तो इसका सिंपल रीजन क्या होगा, बिकॉज अल्फा पार्टिकल्स डू नॉट get emitted in one line or stream। तो अल्फा यूं स्प्रेड होते हैं, ऐसे बिल्कुल इलेक्ट्रॉन की तरह सीधे नहीं जाते ना, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्या है हमारे पास, नेक्स्ट हमारा पार्ट है फिगर 11.2 shows a model of an atom। okay, model of an atom of the gold foil with its nucleus at the center। okay, इधर से अल्फा पार्टिकल आ रहे हैं, इधर से बीटा पार्टिकल्स भी आ रहे हैं सामने से, और आपसे क्या कहा जा रहा है, द अल्फा पार्टिकल लेबल्ड एज ए इज डिफ्लेक्टेड by the nucleus as shown here। On figure 11.2, complete the path of the alpha particle labeled as B। ओके, अल्फा पार्टिकल है लेबल्ड एज बी। ओके, सो एक्सप्लेन। यहाँ पे आपने सिर्फ क्या करना है, आपके पास दो तरह के अल्फा है, एक यहाँ से ए से आ रहा है, एक अल्फा यहाँ से आ रहा है, और एक बीटा यहाँ से आ रहा है। सॉरी बीटा नहीं, अल्फा पार्टिकल ही है, बीटा नहीं है, लेकिन थोड़ा नीचे से आ रहा है। तो अगर आप इसको देखें, जो ये ज्यादा करीब हो गया ना न्यूक्लियस के, ये वाला नीचे वाला जो है अल्फा पार्टिकल जो बी पॉइंट बी पे आ रहा है, ये हो गया ज्यादा करीब। जब ये ज्यादा करीब हो गया तो इसको ज्यादा डिफ्लेक्शन मिलेगी, ऐसे ही सही है ना। जो न्यूक्लियस के इतना करीब होगा, क्योंकि अल्फा भी पॉजिटिव है, न्यूक्लियस भी पॉजिटिव है, तो इसकी डिफ्लेक्शन अगर आप देखें इससे ज्यादा होगी, ठीक है। ये देर से डिफ्लेक्ट हो रहा है, ये जल्दी डिफ्लेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये अगर आप इसको देखो उसका पाथ, ये इतना दूर है न्यूक्लियस से, और ये इतना सा दूर है सिर्फ, ठीक है ना। तो अगर आप इसको सीधा लाते हैं तो ये इससे पहले डिफ्लेक्ट कर जाएगा। सही है, इसको ऐसा बनाना है बस, आपने स्केच ही है, कोई एक्यूरेट तो है नहीं। सही। फिर आपसे कह रहे हैं कि ऑन फिगर 11.2 कंप्लीट द पाथ, ये तो हो गया। एक्सप्लेन हाउ द अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट प्रोवाइड्स एविडेंस फॉर द एग्जिस्टिंग ऑफ अ स्मॉल न्यूक्लियस इनसाइड द एटम। कितने मार्क्स का, 3 मार्क्स का है, तो 3 रीजन देने होंगे आपको। हाउ द अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट प्रोवाइड्स एविडेंस फॉर द एग्जिस्टिंग ऑफ अ स्मॉल न्यूक्लियस, इस पे एम्फसाइज किया गया भाई, स्मॉल न्यूक्लियस। तो सारी कहानी क्या करनी है न्यूक्लियस पे, न्यूक्लियस के पास से करीब से जाएगा, दूर से जाएगा, ठीक है। तो इसके 3 रीजन हम लिखते हैं। ए, देयर आर
several evidences to confirm the query, that is by looking at the path of alpha particles which are passing near by the nucleus, they will get deflection from the side way. ठीक है, जो साथ करीब से जा रहे होंगे वो साइड वे से उनको डिफ्लेक्शन मिलेगी. Many of them passes undeflected as they are passing away from the nucleus. या at a distance from away तो दूर जाने को कहते हैं. Passing at some distance from the nucleus. ठीक है. Few of them get high reflection from the center exactly. Due to high density of positive charges in the nucleus. ठीक है. आपने बातें क्या बताई? आपने कहा देयर आर सेवरल एविडेंसेस टू कंफर्म द क्वेरी, जो उन्होंने ऊपर लिखी है. दैट इज बाय लुकिंग एट द पाथ ऑफ अल्फा पार्टिकल्स. आपने बताया अल्फा पार्टिकल के पाथ को देखते हुए हम बताएंगे ये बात. विच आर पासिंग नियर बाय न्यूक्लियस. न्यूक्लियस के पास से जो गुजर रहे हैं दे विल गेट डिफ्लेक्शन फ्रॉम द साइडवेज. ठीक है, साइड से गुजर करीब से गुजरेंगे तो साइड में डिफ्लेक्शन मिल जाएगी. Many of them passes undeflected. बहुत सारे अनडिफ्लेक्टेड पास होंगे. क्यों? क्योंकि मेजॉरिटी एरिया तो खाली है ना न्यूक्लियस उससे बीच में. जो मैनी का वर्ड है ना, ये बता ये रहा है कि मोस्टली जगह तो आपकी खाली है और सेंटर पे न्यूक्लियस है. अनडिफ्लेक्टेड एज दे आर पासिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस. लास्ट में फ्यू ऑफ देम गेट हाई रिफ्लेक्शन. ये भी बता रहा है कि सेंटर में न्यूक्लियस है, क्योंकि बहुत फ्यू हैं. आई गेट हाई रिफ्लेक्शन फ्रॉम द सेंटर एग्जैक्टली ड्यू टू हाई डेंसिटी ऑफ पॉजिटिव चार्जेस इन द न्यूक्लियस. हाई डेंसिटी, बहुत ज्यादा पॉजिटिव चार्जेस हैं बिल्कुल सेंटर में. यहाँ तक क्लियर है? सबने लिख लिया आंसर?